हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज दुनिया। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस और इसी के साथ हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एक्सक्रीशन भी कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्सक्रीशन, बेटा एक्सक्रीशन एक ऐसा टॉपिक है जो आप सभी बहुत माइनर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो और एक्सक्रीशन की एक बेसिक सी डेफिनेशन आप लोगों के माइंड में ऑलरेडी बनी हुई है। जस्ट टू एड ऑन और ऐसी कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जो आपके एक्सक्रीशन की डेफिनेशन को कंप्लीट कर देंगे। सो excretion is a biological process by which an organism gets rid of toxic waste products of metabolism is called excretion. एक्सक्रीशन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी मदद से थ्रू विच जो ऑर्गेनिजम्स हैं जितना भी टॉक्सिक वेस्ट डाइजेशन के हमारे जो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के बाद बनता है उस टॉक्सिक वेस्ट से दे गेट रिड ऑफ। मतलब एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक टॉक्सिक वेस्ट होता है उसको निकालने में मदद करता है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यूज वेरिड स्ट्रैटेजीज टू डू दिस। आप सभी को पता है कि हर ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो अलग होता है, उसी की तरह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को कॉम्प्लीमेंट करते हुए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं फॉर एक्सक्रीशन। अगर हम सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो दे परफॉर्म एक्सक्रीशन बाय सिंपल डिफ्यूजन। वहीं अगर हम मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो दे परफॉर्म excretion with the help of specialized organs. इस टॉपिक में हम excretion in human beings as well as excretion in plants को कवर करेंगे। First, let's start with excretion in human beings. Excretory system in human beings include pair of kidneys, pair of ureters, urinary bladder and urethra. अब आप ये डायग्राम देखो, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ये डायग्राम ट्रस्ट मी बहुत बार डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि ड्रॉ दी वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये डायग्राम इस चैप्टर से नहीं छोड़ना है। ठीक है, हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसके बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा पेयर ऑफ किडनीज। ठीक है, ये जो पेयर ऑफ किडनीज हैं, जो किडनीज है हमारी बीन शेप्ड की होती हैं। 2 किडनीज होती हैं हमारी एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारी ये बैकबोन है तो 1 किडनी and the other kidney it is present on either side of the backbone. जब हमारी किडनी में यूरिन फॉर्म होता है through the kidneys the urine is passed to the ureters. आप देख सकते हो डायग्राम में कि किडनी से ईच किडनी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूरेटर्स। यूरेटर एंड इन द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरेटर है वो कनेक्टिंग लिंक होता है किडनी का और यूरिनरी ब्लैडर का। ब्लैडर में आप सभी को पता है कि जो यूरिन है वो स्टोर किया जाता है और फाइनली ब्लैडर से यूरिन यूरेथ्रा में पास किया जाता है। जब जो ब्लैडर में हाई प्रेशर होता है यूरिन का तो यूरिन इज पास्ड आउट through the urethra. The excretory system is basically composed of a pair of kidneys wherein the urine is formed. From the kidneys, the urine is carried by the pair of ureters to the urinary bladder. In the urinary bladder, the urine is stored and when there is an urge to pass the urine, जब हमें micturition is a process of release of urine only, जब हमें micturition की urge होती है urine is passed out through the urethra. ये diagram again I am repeating is very important from your board examination point of view. The next topic is urine formation. अगर आपको इस टॉपिक में स्कोर करना है ना तो बेटा 2 चीजें, ये यूरिन फॉर्मेशन और वो जो डायग्राम है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ये अगर आप पढ़ जाते हो ना, इस टॉपिक से सिर्फ यही 2 ही टॉपिक्स आते हैं। यूरिन फॉर्मेशन तो एवरी बोर्ड एग्जाम में आता है एंड समटाइम्स दे आल्सो आस्क यू टू ड्रॉ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम यूरिन फॉर्मेशन को इतना इजी बना देंगे कि आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझ के ही इसको अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर आ जाओगे। तो लेट्स स्टार्ट विद यूरिन फॉर्मेशन।
वेस्ट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी मेनली इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यू ऑल नो कि हमारी ह्यूमन बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं आइदर वो यूरिन के फॉर्म में पास होते हैं या फिर वो स्टूल के फॉर्म में पास होते हैं, लेकिन मेजर जो एक्सक्रीशन होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। किडनीज प्ले अ मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। जो किडनीज हैं, किडनीज जिसको हम बोलते हैं ना माई बाप हैं एक्सक्रीशन प्रोसेस के। एक्सक्रीशन का प्रोसेस स्टार्ट ही किडनी से होता है जहां पे यूरिन की फॉर्मेशन होती है। The purpose of making urine is to filter out waste products from the body. अब यूरिन बनाने का पर्पस क्या है, क्यों जरूरी है यूरिन पास आउट करना? यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी का जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, बेसिकली यूरिया, वो एक्सक्रीट होता है। इसीलिए यूरिन का पास करना टाइमली हमारी बॉडी से बहुत जरूरी है। Constituents of normal human urine contains 95% water and 5% solid waste. अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन यूरिन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें तो यूरिन मेजरली कंसिस्ट्स ऑफ वाटर। 95% जो यूरिन होता है वो वाटर होता है। रिमेनिंग जो यूरिन है वो बनता है 5% सॉलिड वेस्ट से। और वो सॉलिड वेस्ट क्या है? वो है आपके यूरिया, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन द नेफ्रॉन विच इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जब हम टिश्यूज पढ़ रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि हर टिश्यू का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। जैसे कि हमने जब हमने नर्व सेल्स पढ़े थे, ठीक है, तो हमने देखा था कि उसका जो फंक्शनल यूनिट होता है वो होता है न्यूरॉन्स। सिमिलरली अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी का भी एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है जो होता है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, नेफ्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ह्यूमन बॉडी में यूरिन फॉर्मेशन से लेकर एक्सक्रीशन तक टेक्स प्लेस इन 3 phases, दैट इज योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। और हमें इन्हीं 3 phases को डिटेल में पढ़ना है टू लॉक योर 5 marks फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। Let's start with the very first step of urine formation, glomerular filtration. Glomerular filtration को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में जो इस स्टेप में जो बेसिक जो काम होता है ना, मोटा मोटा, वो ये होता है कि इसमें ब्लड फिल्टर होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसीलिए भी बोलते हैं क्योंकि ग्लोमेरुलस के मेम्ब्रेन्स के थ्रू ब्लड इतना फाइनली फिल्टर होता है कि सारे कंपोनेंट्स ब्लड के प्रोटीन्स को छोड़ के फिल्टर हो जाते हैं। इसीलिए हम इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, बिकॉज द ब्लड इज फिल्टर्ड वेरी फाइनली थ्रू द मेम्ब्रेन्स ऑफ ग्लोमेरुलस सच दैट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा आर पास्ड एक्सेप्ट द प्रोटीन्स। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि इस स्टेप में एक्चुअली होता क्या। ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम है आपका एक नेफ्रॉन का। ठीक है, इसमें आपको वेरियस पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। आपको इसमें 2 आर्टेरियोल्स दिखाई दे रहे होंगे। आर्टेरियोल्स मैंने आपको जब हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था आर्टेरियोल्स आर्टरीज की ही ब्रांचिंग होती है। ठीक है, तो नेफ्रॉन में एक एफरेंट आर्टेरियोल होता है, एक इफरेंट आर्टेरियोल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, बोमेन्स कैप्सूल होता है, PCT दैट्स योर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है। नेक्स्ट यू हैव योर हेनलीज ल्यूब, DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट्स एंड सो फॉर। ठीक है, अभी हमें फोकस करना है कि ग्लोमेरुलस में क्या होता है। देखो, ब्लड एंटर्स द ग्लोमेरुलस थ्रू द एफरेंट आर्टेरियोल्स। अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो ये एफरेंट आर्टेरियोल्स जो एक आर्टरी की ब्रांचिंग है, ये ब्लड लेके आता है ग्लोमेरुलस के पास। ठीक है, 2 आपको आर्टेरियोल्स दिखाई दे रहे हैं, एक है आपका एफरेंट आर्टेरियोल, एक है आपका इफरेंट आर्टेरियोल। जो इफरेंट आर्टेरियोल है उसका साइज एफरेंट आर्टेरियोल से कम होता है। क्यों? क्योंकि इस साइज डिफरेंस की वजह से ग्लोमेरुलस में प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जितना भी वेस्ट है वो फिल्टर हो जाता है।
the size of efferent arterioles is less than that of afferent arterioles. This will lead to increase of pressure inside the glomerulus resulting in filtration. जैसा मैंने बताया कि जो efferent arterioles है उसका साइज कम होता है afferent arterioles के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलस में एक प्रेशर क्रिएट होता है ड्यू टू विच फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस. The filtrate is formed and collected in the Bowman's capsule. The filtrate is called glomerular filtrate. जितना भी filtrate glomerulus में बनता है वो कहाँ कलेक्ट होता है? वो कलेक्ट होता है Bowman's capsule के अंदर, और इस filtrate को हम बोलते हैं glomerular filtrate since it is formed in the glomerulus. तो यही होता है आपके glomerulus filtration या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो ब्लड लेके आता है ग्लोमेरुलस तक. एफरेंट आर्ट्रियोल का साइज इफरेंट आर्ट्रियोल के साइज से ज्यादा होता है क्योंकि और बिकॉज ऑफ विच एक प्रेशर बनता है ग्लोमेरुलस में, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है. जितना भी फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस में बनता है वो पास होता है या फिर वो कलेक्ट होता है बोमेन्स कैप्सूल में, और इस फिल्ट्रेट को क्योंकि ये ग्लोमेरुलस में बनता है इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं. वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, आयंस ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन्स, यूरिया एंड यूरिक एसिड. ये कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के. आगे के 2 स्टेप्स में आप देखोगे कि इन कंपोनेंट्स में मेजर जो पोर्शन है वो रीएब्सॉर्ब हो जाता है, और कुछ कंपोनेंट्स जो रीएब्सॉर्ब नहीं होते हैं वो फाइनली सेक्रीट हो जाते हैं. The volume of filtrate formed by both the kidneys is called glomerular filtration rate, GFR. ये एक टर्म नोट करने वाला है. जितना भी फिल्ट्रेट, द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट जो दोनों किडनीज में एवरीडे बनता है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या फिर GFR. अब मैं आगे आपको एक चीज बताऊंगी जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, उसको ध्यान से समझना. एक हेल्दी ह्यूमन में, एक नॉर्मल एडल्ट में जो GFR होता है दैट इज 125 ml पर मिनट, जिसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो बनता है 180 लीटर्स पर डे. मतलब कि 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट एवरी डे ईच किडनी में बनता है. लेकिन क्या आप 180 लीटर्स ऑफ यूरिन एवरी डे पास करते हैं? दिस इज नॉट पॉसिबल. एक नॉर्मल एडल्ट एवरी डे 1 to 2 लीटर्स ऑफ यूरिन ही पास करता है, लेकिन फिर वो 180 लीटर्स फिल्ट्रेट का क्या होता है, अब इसको ध्यान से समझना. Normal amount of urine produced is 1 to 2 liters per day because the remaining 99% filtrate is reabsorbed in the kidney tubules. यहीं पे तो selective reabsorption का काम आता है क्योंकि 180 liters जो filtrate बनता है उसमें से 99% तो already reabsorb हो जाता है kidney tubules में, due to which we excrete only 1 to 2 liters of urine every day. सेकेंड स्टेप जो है वो है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होंगे जिनका रीएब्जॉर्प्शन होता होगा जो फाइनली एक्सक्रीट नहीं होते हैं. और सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इस स्टेप में सिर्फ वही चीजें रीएब्जॉर्ब होती हैं जिनकी बॉडी को जरूरत होती है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. As the filtrate passes through the renal tubule, useful substances including some water, electrolytes and organic nutrients such as glucose, amino acids, vitamins and hormones etc. are selectively reabsorbed from the filtrate back into the blood in PCT. ये डायग्राम देखो. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में हमने डिस्कस किया था ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल. सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में हमें फोकस करना है रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर. रीनल ट्यूब्यूल्स क्या है? लुक एट दिस पार्ट, द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम PCT दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल इंक्लूडिंग योर हेनलीज लूप, योर DCT एंड योर कलेक्टिंग डक्ट. मतलब कि PCT से लेकर कलेक्टिंग डक्ट वाला जो आपका पार्ट आपको डायग्राम में दिख रहा है वो है आपका रीनल ट्यूब्यूल्स, और सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इन्हीं 4 पार्ट्स मतलब इसी रीनल ट्यूब्यूल्स में होती है.
क्या होता है कि जैसे ही फिल्ट्रेट बोमेन्स कैप्सूल से निकल के रीनल ट्यूब्यूल्स में आता है, जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक आपका वाटर होता है, कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ वाइटामिन्स, कुछ हार्मोन्स, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, वो सिलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब किए जाते हैं ब्लड में बाय पीसीटी। सबसे पहले जो प्रोक्सिमल कॉन्जुगेटेड ट्यूब्यूल है वो जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस है उनको रीएब्जॉर्ब कर लेती है। Reabsorption of some substances is passive while some substances are actively transported. जितने भी मैंने आपको सब्सटेंसेस बताए हैं इसमें से सिर्फ वाटर ही है जो आपका पैसिवली रीएब्जॉर्ब होता है। पैसिवली रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है कि उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बाकी सारे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, विटामिन्स, हार्मोन्स, अमाइनो एसिड्स, जो ग्लूकोज है, ये आपका एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होते हैं, मतलब कि इनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मेजर पोर्शन ऑफ वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड बाय ऑस्मोसिस। जितना भी वाटर होता है वो ऑस्मोसिस के थ्रू रीएब्जॉर्ब होता है। ऑस्मोसिस आप सभी को पता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच वाटर मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस के थ्रू मेजर वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। Only 60 to 70% of the filtrate reaches the Henle's loop. PCT में रीएब्जॉर्ब होने के बाद जो फिल्ट्रेट होता है वो आ जाता है आपका Henle's loop में। Much of this, especially water, sodium, potassium and chloride, is reabsorbed in the loop so that only 15 to 20% of the filtrate reaches the DCT. हेनलीज लूप में आने के बाद वाटर, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ड्यू टू विच ओनली 15 to 20% ऑफ द रिमेनिंग जो आपका फिल्ट्रेट है वो पास किया जाता है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के पास। In DCT, sodium is reabsorbed and the filtrate entering the collecting duct is dilute. जो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है डीसीटी में मेनली सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है और जो बचा हुआ फिल्ट्रेट जो कलेक्टिंग डक्ट के पास जाता है दैट इज डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब उसमें मेजर पोर्शन ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी रीएब्जॉर्ब हो चुके होते हैं। The main function of the collecting ducts is to reabsorb as much water as the body needs. और finally जो collecting duct के पास जो water जाता है, collecting duct का main function होता है कि वो reabsorb कर ले जितना ज्यादा पानी हो सके to provide it to the water. तो selective reabsorption में क्या होता है, जितना भी filtrate Bowman's capsule में collect होता है वो पास होता है renal tubules में। renal tubules मैं आपको बता चुकी हूँ, renal tubules जो पार्ट है वो है पीसीटी से लेके कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट। पीसीटी सबसे पहले हम बात करते हैं। पीसीटी में क्या होता है, जितने भी जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं, वाटर हो गया आपका, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, वो ऑलरेडी रीएब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो मेजर जो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है वो पैसिव होती है, वाइल जो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स, हार्मोन्स होते हैं वो होती है एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। जितना भी मेजर पोर्शन ऑफ पानी रीएब्जॉर्ब होता है वो होता है हमारा ऑस्मोसिस के थ्रू। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 60 to 70% फिल्ट्रेट ही हेनलीज लूप के पास जाता है। अब हेनलीज लूप में क्या होता है, वाटर, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 15 to 20% जो फिल्ट्रेट है वो चला जाता है डीसीटी के पास। डीसीटी में सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन होती है और बचा हुआ जो फिल्ट्रेट है वो डाइल्यूट होता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स ऑलरेडी रीएब्जॉर्ब हो चुके होते हैं और जो फिल्ट्रेट बचा हुआ होता है उसमें मेनली वाटर होता है। फाइनली ये जो डाइल्यूट फिल्ट्रेट है वो चला जाता है कलेक्टिंग डक्ट के पास और कलेक्टिंग डक्ट का ये काम होता है कि इस फिल्ट्रेट से जितना ज्यादा पानी रीएब्जॉर्ब किया जा सकता है उसे कर लिया जाए। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड जो स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, दैट इज सिक्रीशन। सिक्रीशन में देखते हैं क्या होता है।
Potassium ions, hydrogen ions and ammonia are secreted to maintain equilibrium between the fluids. इस प्रोसेस में क्या होता है, जितने भी नॉन एसेंशियल आयंस होते हैं, मेनली पोटेशियम आयंस, हाइड्रोजन आयंस और अमोनिया, वो ब्लड से एलिमिनेट कर दिए जाते हैं इनटू द फिल्ट्रेट टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब टू मेंटेन अ बैलेंस इन द बॉडी. The urine formed in each kidneys now enters a long tube, ureter, which connects kidneys with the urinary bladder. क्या हुआ कि सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट्स रीएब्जॉर्ब हो गए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर भी रीएब्जॉर्ब हो गया, और जितना भी वाटर बचा उस वाटर में सेक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू हमने डाल दिया हमारा सॉलिड वेस्ट, जो कि है आपका यूरिया, अमोनिया, पोटेशियम आयंस और हाइड्रोजन आयंस. अब हमारा यूरिन रेडी हो चुका है, जो कि हमारी किडनीज ने बनाए. इन किडनीज के थ्रू यूरिन है वो कैरी किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर तक विद द हेल्प ऑफ यूरेटर्स. यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन है वो स्टोर किया जाता है until there is a pressure of urine in the urinary bladder, which is finally released out of the urethra. So these are the 3 steps of urine formation: glomerular filtration, selective reabsorption, secretion. Trust me, जितना भी मैंने अभी पढ़ाया है, प्लस ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे. मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जाकर देख लो टेलीग्राम पर, वो नोट्स पढ़ लोगे, समझ लोगे. यूरिन फॉर्मेशन में आपके 5 मार्क्स आने से कोई भी नहीं रोक सकता है. ये डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का जरूर से बना के आना है. नेक्स्ट हमारा एक एनसीईआरटी में एक बॉक्स टॉपिक दे रखा है, दैट इज आर्टिफिशियल किडनी या फिर हीमोडायलिसिस. इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन ऑफ लेट इस टॉपिक से कभी कभी केस स्टडीज आ जाती है, तो इस टॉपिक को समझना भी जरूरी है. विल टेक इट क्विक सो दैट आपको इस टॉपिक का एक क्विक बेस आपके माइंड में रेडी हो जाए. अब जल्दी से देख लेते हैं कि इस हीमोडायलिसिस के प्रोसेस में आखिर होता क्या है. Kidneys are vital organs for survival. Several factors like infections, injury or restricted blood flow to kidneys reduce the activity of kidneys. This leads to accumulation of poisonous wastes in the in the body, which can even lead to death. ये आप सभी को पता है कि किडनीज हमारी बॉडी का एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, बिकॉज अगर यूरिन पास नहीं होगा तो हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजनस जो टॉक्सिक वेस्ट है वो कलेक्ट होते जाएंगे. लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी इंजरी में या एक्सीडेंट में या फिर ब्लड फ्लो कम होने की वजह से जो किडनी है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सक्रीशन का प्रोसेस प्रॉपरली नहीं हो पाता है. इन केस ऑफ किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज. लेकिन आज के टाइम में सिंस साइंस हैज डेवलप्ड सो मच, तो हम आर्टिफिशियल किडनी के बेसिस पर भी पेशेंट को जिंदा रख सकते हैं. आप सबने यू माइट बी हैविंग योर एल्डर ग्रैंड पेरेंट्स एट योर होम, एंड आप सभी ने डायलिसिस प्रोसेस का तो नाम सुना ही होगा कि अगर आपकी किडनी कोई किडनी खराब हो जाती है तो उसको डायलिसिस पे डाल दिया जाता है. वही डायलिसिस का प्रोसेस हम अभी पढ़ेंगे. An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste products from the blood through dialysis. एक पूरा सेटअप होता है, और इस सेटअप में जिसमें कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स किडनी से रिमूव कर दिए जाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस. Artificial kidneys contains a number of tubes with a semi-permeable lining suspended in a tank with a dialysing fluid. अब इसमें क्या होता है, एक टैंक होता है जिसमें डायलाइजिंग फ्लूइड प्रेजेंट होता है. इस डायलाइजिंग फ्लूइड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वही होता है आपका सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. तो यही होते हैं इस डायलाइजिंग फ्लूइड के कंपोनेंट्स. बहुत सारी ट्यूब्स इस डायलाइजिंग फ्लूइड में प्रेजेंट होती हैं. This fluid has the same osmotic pressure as blood except that it is devoid of nitrogenous waste. इस डायलाइजिंग फ्लूइड में सब कुछ प्रेशर भी सारे कंपोनेंट्स ब्लड जैसे ही होते हैं, लेकिन इसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट, जो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं. The patient's blood is passed through these tubes. During this passage, the waste products from the blood pass into the dialysing fluid by diffusion.
तो पेशेंट जो ट्यूब्स हैं उसका एक एंड डायलिसिंग फ्लूइड में डालते हैं और एक एंड पेशेंट के इट अटैच टू द पेशेंट। पेशेंट का जो ब्लड है वो इन ट्यूब्स के थ्रू डायलिसिंग फ्लूइड में जाता है, जिसमें जितने भी टॉक्सिक वेस्ट पेशेंट के ब्लड में होते हैं वो उस डायलिसिंग फ्लूइड में रिमूव किए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और जो प्योरिफाइड ब्लड है दैट इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट्स। यही कुछ सिमिलर प्रोसेस किडनी में भी होता है, लेकिन इस डायलिसिस में, इस हीमोडायलिसिस में, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल प्रोसेस है, इसमें रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती है। क्या बताया मैंने, डायलिसिस में क्या होता है, एक टैंक होता है जिसमें हम डायलिसिंग फ्लूइड भरते हैं। डायलिसिंग फ्लूइड में आपका सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इस डायलिसिंग फ्लूइड में बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, जिसका एक एंड पेशेंट से कनेक्टेड होता है और एक एंड डायलिसिंग फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। जो पेशेंट का जो ब्लड है वो इन ट्यूब्स के थ्रू डायलिसिंग फ्लूइड में जाता है, जहां पर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो प्योरिफाइड ब्लड है वो पेशेंट की बॉडी में दोबारा से पंप किया जाता है। यही इट इज सिमिलर टू किडनी फंक्शन, लेकिन इसमें जो एक चीज एब्सेंट होती है वो होती है कि इस आर्टिफिशियल किडनी के प्रोसेस में रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। लास्ट जो हमारा सब टॉपिक है एक्सक्रीशन का, वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इस टॉपिक में कुछ ज्यादा नहीं है, हमें बस यही देखना है कि प्लांट्स कौन से मैकेनिज्म्स का यूज करते हैं फॉर एक्सक्रीशन। ये टॉपिक आज तक तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछा गया है, लेकिन यू नेवर नो, ये 3 मार्कर क्वेश्चन आ भी सकता है इन नियर फ्यूचर। मे बी आपके बोर्ड एग्जाम्स में ही आ जाए कि एक्सप्लेन द वेरियस मैकेनिज्म्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू एक्सक्रीट द टॉक्सिक वेस्ट। तो फटाफट से इस टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं। Plants use completely different strategies for excretion than those of animals. Plants also produce a number of waste products during their life processes, but they do not have any special organs for waste removal. प्लांट्स में भी बहुत सारे टॉक्सिक वेस्ट बनते हैं, लेकिन जैसे एनिमल्स के पास एक प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, प्लांट्स के पास कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम या कोई भी स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं टू परफॉर्म एक्सक्रीशन। द गेशियस वेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, जितना भी गेशियस वेस्ट प्रोडक्ट्स रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में बनता है, लाइक योर कार्बन डाइऑक्साइड, योर ऑक्सीजन एंड योर वाटर वेपर्स, वो रिमूव किया जाता है थ्रू स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो एक मैकेनिज्म जो प्लांट्स यूज करते हैं वो हो गया आपका ट्रांसपिरेशन। Next, some of the waste products are collected in leaves, bark, etc. Plants get rid of these wastes by shedding off leaves, peeling off bark, etc. दूसरा जो मैकेनिज्म क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ टॉक्सिक वेस्ट को अक्यूमुलेट कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं लीव्स में भी और बार्क में भी, और इस वेस्ट को निकालने के लिए वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं या फिर जो अपनी बार्क्स हैं उसको पील ऑफ कर देते हैं। तो सेकेंड मैकेनिज्म क्या हुआ, शेडिंग ऑफ लीव्स और पीलिंग ऑफ बार्क। Third, some plants secrete their waste in the form of gums and resins. प्लांट्स के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो होते हैं गम्स और रेजिन्स, और प्लांट्स रेजिन्स और गम्स के फॉर्म में ही अपने एक्सक्रीशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। फाइनली फोर्थ, plants also excrete some waste products in the soil around them. तो plants mainly 4 mechanisms का use करते हैं to perform excretion. एक होता है कि वो टॉक्सिक वेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस को रिमूव करते हैं बाय ट्रांसपिरेशन। सेकेंड होता है दे शेड ऑफ देयर लीव्स और पील ऑफ देयर बार्क टू परफॉर्म एक्सक्रीशन। Some of the plants also excrete waste products in the form of resins and gums. And finally, कुछ plants ऐसे होते हैं जो अपने waste products को excrete करते हैं in the soil around them. So with this, we come to the end of excretion as well as we come to the end of the chapter life processes. Life processes आपके board exam का major portion form करता है। मेरी previous videos को go through कर लेना, मेरे telegram channel के notes को go through कर लेना। You can surely score maximum, उससे ज़्यादा जितना आपको लगता है ये चैप्टर डिफिकल्ट है, मैं नहीं स्कोर कर पाऊंगा, आई एम
गारंटिंग यू विल बी स्कोरिंग मोर। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को, मेरे जो टेलीग्राम चैनल पे जो नोट्स मैंने प्रोवाइड करे हैं, आप अपनी कैपेबिलिटी से बहुत 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 ज्यादा स्कोर कर पाओगे।